हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। आज भी हम इस टॉपिक को माइंड मैप टेक्निक से समराइज करेंगे ताकि आपको इस पूरी चैप्टर की समरी एक साथ मिले और आपको पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बन सके और आप इस चैप्टर को एक साथ याद रखने में आपको आसानी हो। तो माइंड मैप टेक्निक का यूज़ करके हमने इस चैप्टर को 5 टॉपिक में डिवाइड किया है, जिसमें हम शुरुआत में एंटरटेनमेंट के नेचर को देखेंगे, उसके टाइप को समझेंगे और फिर हम फोक थिएटर, मराठी थिएटर और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम एंटरटेनमेंट इस इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है उसे समझेंगे। तो शुरू करते हैं नेचर ऑफ एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट को समझने के लिए हमें एंटरटेनमेंट का हमारी लाइफ में पर्पस क्या है और एंटरटेनमेंट के क्या टाइप होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, वो समझना होगा। तो अगर हम पर्पस देखें एंटरटेनमेंट का, तो हमारा एंटरटेनमेंट सिर्फ मज़ा करना या टाइम पास करना, टाइम को वेस्ट करना एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस रखता है, जैसे हमारी हेल्थ, हमारी पर्सनैलिटी को ग्रो करना, हमारे माइंड को रिफ़्रेश करना, बोर्डम को दूर करना, हमारी वर्क की एफिशिएंसीज़ को बढ़ाना। अभी मान लीजिए कोई भी काम, या आप लोग जैसे स्टूडेंट हैं तो काफ़ी घंटे तक कंटिन्यू पढ़ने से हमारा माइंड थक जाता है, वो उतने एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है, उतने एफिशिएंटली आप चीज़ों को नहीं याद कर पाओगे अगर कई घंटे तक लगातार पढ़ो। लेकिन अगर आप बीच में कुछ ब्रेक दो, कुछ रिलैक्सिंग करो, जैसे कि सॉन्ग सुन लो, कुछ अच्छा कूल काम सॉन्ग सुन लो या कोई गेम ही खेल लो, और कुछ गेम खेलने के बाद जब माइंड रिफ़्रेश हो जाए और फिर पढ़ने को लो, तो ये जो स्पेल्स में पढ़ाई होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, बजाय इसके कि कंटिन्यूअस माइंड के थकते हुए तक पढ़ना, क्योंकि उसमें आप उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे जितना स्पेल्स में माइंड जब इंटरटेनमेंट के बाद माइंड रिफ्रेश हो जाए और न्यू स्पीड के साथ आप चीज़ों को ग्रास्प करो। तो ये है एंटरटेनमेंट का पर्पस। और एंटरटेनमेंट के टाइप्स देखें तो दो मेन टाइप है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मतलब जहाँ पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, यानी कि जैसे कोई गेम है, आप वो गेम अगर खेल रहे हो, कोई भी गेम हो आप वो एक्टिवली खेल रहे हो, मीन्स आप उसमें एक्टिव एंटरटेनमेंट ले रहे हो। पैसिव एंटरटेनमेंट, जहाँ पैसिवली एंटरटेनमेंट को सिर्फ एंजॉय कर रहे हो, जस्ट लाइक कोई मूवी देख रहे हो, कोई सॉन्ग सुन रहे हो, यहाँ पे आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप सिर्फ उसे एंजॉय कर रहे हो या उसे देख रहे हो, तो दैट इज़ पैसिव एंटरटेनमेंट। अब हम आते हैं फोक थिएटर पे। फोक थिएटर मतलब हमारी लोक कलाएं, हमारे एंटरटेनमेंट में शुरुआत में आज के टाइम पे मूवीज़ वगैरह सब है, हमारे पास वेब सीरीज़ है, यूट्यूब्स है, बहुत सारे अलग अलग। लेकिन एक टाइम था जब कोई भी चीज़ नहीं थी तो लोक कलाएं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, वो आज भी कुछ मात्रा में हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में अवेलेबल है। तो अगर फोक थिएटर की शुरुआत देखें तो शुरुआत पपेट्री से मिलती है, एक तरह की कठपुतली बोलते हैं उसे, जिसमें कुछ डॉल्स को रस्सी या धागे से बांध के खींचा जाता है और उनको नचाया जाता है या उनका यूज़ करके कोई प्ले किया जाता है। इसमें एक सूत्रधार होता है जो कि वो डॉल्स की रस्सी खींच के उनसे प्ले कराता है, उनसे डांस करवाता है। ये हड़प्पन या इजिप्टियन ओरिजिन में मिलते हैं और ये जो डॉल्स रहती थी वुडन, लेदर या कुछ मटेरियल्स की बनी हुई होती थी। फिर देखते हैं हम दशावतारा। दशावतारा किसे कहते हैं? विष्णु भगवान के 10 अलग अलग जो अवतार हुए हैं उनकी कहानियाँ। ये ज़्यादा कोकण और गोवा के क्षेत्रों में जब फसल की कटाई हुआ करती है उस टाइम पे किए जाने वाले ये नाटक या प्ले होते थे, और इसकी शुरुआत की थी श्यामजी नायक काले ने, और इसी से इंस्पायर होकर विष्णुदास भावे ने मराठी थिएटर को शुरू किया था। फिर आता है भजन कीर्तन। भजन कीर्तन में हम भजन देखें तो भजन के दो मेन टाइप है। चक्री भजन, जिसमें सर्कुलर में बैठ के सर्कुलर मूवमेंट में भजन होता है, और दूसरा होता है सोंगी भजन, जिसमें एक्टर जो कि कुछ परफॉर्म कर रहा है और सिंगर, उनके बीच में डायलॉग्स होते हैं और वो द्वंद्व के रूप में भजन बनता है। और खंजीरी ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करके
तुकडोजी महाराज ने इसे बहुत फेमस कर दिया और संत नामदेव ने वारकरी समाज का यूज़ करते हुए इसे घर घर तक पहुंचाया भजन को, और भजन को बहुत फेमस किया। फिर आता है कीर्तन। कीर्तन का अगर असली हम ओरिजिन देखें तो ऐसा माना जाता है कि कीर्तन की शुरुआत नारद मुनि महाराज के टाइम से है। नारद मुनि जो कि देवताओं के ऋषि माने गए उनसे है, और इसमें दो मेन टाइप है, एक नारदीय और दूसरा वारकरी कीर्तन और नारदीय कीर्तन। नारदीय कीर्तन में जो परफॉर्मेंस होती है वो सोलो परफॉर्मेंस रहती है, और वारकरी कीर्तन में ग्रुप सारे कलेक्टिवली सब परफॉर्म करते हैं। और अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पर राष्ट्रीय कीर्तन का यूज़ हुआ, जो कि लोगों में आज़ादी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत यूज़फुल साबित हुआ। फिर आता है एक फोक थिएटर फॉर्म या लोक कला का फॉर्म, ललित फॉर्म। जैसे कि हमारे बहुत सारे फेस्टिवल एरिया जब होता है तो अलग अलग तरह के प्ले परफॉर्म होते हैं, उसमें राम कृष्णा इन सब की कहानियाँ सुनाई जाती है, उस तरह के फॉर्म को ललित फॉर्म कहते हैं। फिर भारूड आता है। भारूड में संत एकनाथ ने किस तरह से ह्यूमर का यूज़ करते हुए मेटाफोरिकल सॉन्ग्स बनाए और लोगों को एजुकेट किया। फिर एक आता है तमाशा, जो कि महाराष्ट्र का ही फोक फॉर्म है, जो कि लगभग 18वीं सेंचुरी में बहुत डेवलप हुआ। और एक फोक थिएटर का फॉर्म है पोवाड़ा एक सिंगिंग स्टाइल है, जो कि वीरों की गाथाएं, हिस्टोरिकल इवेंट्स की वीर गाथाएं, ये सब गा के इसमें सुनाई जाती है, और ये जोश भरने वाले गाने होते हैं, जिसे सुनने वालों के अंदर जोश भर जाता है। अब देखते हैं हम मराठी थिएटर की शुरुआत किसने की, ये एवोल्यूशन कैसे हुआ और इसके फेमस प्लेस क्या थे, हम वो समझते हैं। तो मराठी थिएटर के पायोनियर माने जाते हैं विष्णुदास भावे, जिन्हें फादर ऑफ थिएटर भी कहा जाता है। और इन्होंने अपने थिएटर की शुरुआत जो की वो सीता स्वयंवर इस नाटक से की, और इसको आगे चल के विजय कीर्तने ने इवॉल्व किया, जिन्होंने फर्स्ट रिटन स्क्रिप्ट लिखी 1861 में। रिटन स्क्रिप्ट लिखी मतलब इससे पहले एक्चुअल नाटक परफॉर्म होते थे, बट वो फिक्स नहीं होते थे, कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं होती थी, इसलिए उसमें बहुत वेरिएशंस होते थे हर प्ले में। फिर इन्होंने उसको यूनिफॉर्म किया और इससे चल के वो आगे इवॉल्व हुई। फिर आगे चल के संगीत नाटक शुरू हुआ, जिसे म्यूजिकल ट्रेडिशन कहा जाता है। उसमें शारदा नाम का नाटक काफ़ी फेमस हुआ, जो कि समाज के एविल फॉर्म को, समाज के एविल चीज़ों पर कमेंट करता था। फिर फेमस प्ले में एक नाम आता है कीचक वध का, जो कि उस टाइम के ब्रिटिश रूल के ऊपर पॉलिटिकल सटायर था। और मॉडर्न टाइम में देखें तो मॉडर्न टाइम में नट सम्राट एक नाटक है, जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, और ये शेक्सपियर के किंग लियर से अडेप्टेड है, किंग लियर नाटक से अडेप्टेड है। अब हम देखते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ओरिजिन क्या, कहाँ से हुई, इसमें क्या कौन से की फिगर्स है, किस जॉनरास पे पिक्चर बनना शुरू हुई। तो ओरिजिन देखें तो इसके भी ओरिजिन तो सबसे पहले ये सिनेमा एक तरह से नाटक और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है। तो शुरुआत में जब टेक्नोलॉजी और प्लेस एक साथ आए लोगों के लिए, तो शुरुआत में ये नो ऑडियो वाले थे, यानी कि शुरुआत में इनमें कुछ ऑडियोज नहीं रहती थी, डायलॉग नहीं रहती थी, सिर्फ मूवीज स्क्रीन पे चलते हुए दिखती थी, कोई साउंड नहीं था। फिर धीरे धीरे इसमें साउंड आना शुरू हुआ, और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में ही हुई, इसलिए महाराष्ट्र को सिनेमा का नर्चरिंग लैंड कहा जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है दादा साहेब फाल्के, जिन्हें फादर ऑफ सिनेमा कहा जाता है, और इन्होंने राजा हरिश्चंद्र इस मूवी से सिनेमा की शुरुआत की 1913 में। फिर आते हैं नाम बाबूराव पेंटर का, जिन्होंने सैरांध्री और शिवगढ़ जैसे मूवीज पे काम किया। फिर एक और नाम आता है दादा साहेब तोड़ने, जिन्होंने पुंडलिक इस मूवी पे काम किया। अगर हम जॉनर्स की बात करें तो शुरुआत इंडियन सिनेमाज पे ज़्यादातर फोकस माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल थीम पे ही दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे फिल्म डिवीज़न ने पब्लिक अवेयरनेस के लिए डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाना शुरू की।
अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, हिस्टोरियंस के लिए क्या क्या रोल है। तो देखें तो हमें पता चलता है कि किसी भी सिनेमा, किसी भी नाटक, किसी भी प्ले में आर्ट डायरेक्टर्स उस टाइम पे, जिस टाइम के बेस पे ये मूवी बन रही है, उसकी क्या पीरियड एक्यूरेसी रहनी चाहिए, वो सब के ऊपर हमारा जो भी एक हिस्टोरियन एक्सपर्ट चाहिए, उसके लिए वो हिस्टोरियन का अच्छा रोल है। या कभी कोई स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है, उस टाइम के जिस टाइम के बेस पे स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उस टाइम का क्या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, उस पे भी हिस्टोरियन एक्सपर्ट की ज़रूरत रहती है। अगर हम देखें तो उस टाइम के क्या कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, क्या ज्वेलरी होनी चाहिए, एक्टर्स ने किस तरह के कॉस्ट्यूम पहनने चाहिए, किस तरह की ज्वेलरी डिज़ाइन होनी चाहिए, इसके लिए भी हिस्टोरियन एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर साथ ही साथ उस टाइम के डायलॉग्स कैसे होने चाहिए, किस लैंग्वेज में एक्टर्स ने बात करनी चाहिए ताकि वो एक्यूरेसी, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी लगे, इसके लिए भी हिस्टोरियन एक्सपर्ट्स चाहिए। तो हमने ओवरऑल कि हर क्षेत्र में मतलब टॉप टू बॉटम हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स उसमें लगते हैं, तभी हिस्टोरिकल मूवीज़ अच्छे से, उसमें हिस्टोरिकल नाटक, हिस्टोरिकल मूवीज़ बन सकती है। तो ये ओवरऑल अगर हमने आज का जो चैप्टर देखा उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड करके देखा, जिसमें हमने एंटरटेनमेंट के नेचर को समझा, उसके पर्पस को देखा, एक्टिव और पैसिव टाइप को देखा। फिर हमने देखा फोक थिएटर में अलग अलग फॉर्म्स देखे, जिसमें पपेट्रीज देखे, भजन, कीर्तन, तमाशा, भारूड, पुआड़ा देखा। फिर हमने मराठी थिएटर की शुरुआत किसने की, फिर उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, फिल्म इंडस्ट्री देखी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई और आगे चल के वो इवॉल्व कैसे हुआ। और एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री में हिस्टोरियंस के लिए क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है, हमने वो समझा। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया हो। अब आपको करना ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस स्लाइड की PDF फॉर्मेट को लिंक में दे दिया है। आपको वो PDF डाउनलोड करनी है, उसे अच्छे से समझ के फिर से रिवाइज करना है और खुद से इस माइंड मैप को ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, ब्रांच बाय ब्रांच। जब आप उस माइंड मैप को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, आपको पूरे चैप्टर की डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और आपको किसी भी कोने से इस चैप्टर में क्वेश्चन आए उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आप एक फ्लो में आंसर लिख पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रह सके। थैंक यू।